हेलो दोस्तों, आप सभी को डीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के सेट 2 को देखेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं आप सभी को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नाज़ी पार्टी के संस्थापक कौन था? तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। तो नाज़ी पार्टी के संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। तो इसका सही जवाब होगा एडोल्फ हिटलर। हमारा अगला क्वेश्चन, झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं? झूम कृषि, जिसे घुमंतु खेती भी कहते हैं, एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, निर्धनता की परिभाषा लिखें। तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। निर्धनता या गरीबी एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थता या अभाव को निर्धनता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। भूखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्यान्नों के संकट उत्पन्न हो जाने के कारण प्राणी भूख के कारण मरने लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 1 नंबर समानता का अधिकार, दूसरा नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा नंबर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा नंबर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, छठा नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता क्या है? देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाती है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? जो पौधे जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं फलते फूलते हैं या विकसित होते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? नात्सीवाद के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थे। 1 नंबर, शासन तानाशाही होना चाहिए। इस प्रकार के शासन का विरोध करने वालों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युद्धों एवं उग्र राष्ट्रीयता की नीति का पालन करना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, जर्मन जाति विश्व के सर्वोत्तम जाति है, अतः पूरे विश्व पर उसी का अधिकार होना चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वनों का जीविका से किस प्रकार
संबंध है। वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि यह अपितु परोक्ष रूप से भी जीविका के साथ जुड़े हुए हैं। जंगलों से मृदा को उपजाऊ शक्ति मिलती है, जो फसलों की पैदावार को और बढ़ाती है। वन जीव प्राणियों की आवश्यकता को पूरा करता है। वन भू कटाव को भी रोकती हैं, फसलों को संरक्षण देती हैं तथा उनकी उपज को भी बढ़ाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, जैसे उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? निम्नलिखित लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकती हैं। 1 नंबर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती हैं और उन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह देश में लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में की गई थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं? तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां इस प्रकार हैं। 1 नंबर, बहुत अधिक धन वाले उम्मीदवार और दल अपनी जीत के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों पर एक बड़ा और अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट, देश के कुछ हिस्सों में आपराधिक संबंध वाले उम्मीदवार टिकट हासिल करने में सफल रहते हैं। तीसरा पॉइंट, बहुत बार चुनाव आम नागरिकों के लिए बहुत कम विकल्प प्रदान करती हैं, क्योंकि दोनों प्रमुख दल अपनी नीतियों और प्रथाओं में एक दूसरे के समान होते हैं। पांचवा पॉइंट, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को भारी नुकसान होता है। अगले क्वेश्चन, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। प्रायद्वीप भारत की आकृति त्रिभुजाकार हैं, जिसके कारण मानसून 2 भागों में बंट जाती है। 1 नंबर, अरब सागर शाखा, दूसरा नंबर, बंगाल की खाड़ी शाखा। आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वतें हैं, जिसके कारण मानसून पवन पश्चिम में बंगाल के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे यह
पौने पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, नाथसियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? नाथसियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। 1 नंबर, हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त करना शुरू कर दिया। दूसरा, जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी को छीन लिया गया। तीसरा, कम्युनिस्ट हिटलर का कट्टर शत्रु था। 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई। चौथा पॉइंट, ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। 5वां नंबर, अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। छठा, पूरे समाज को नाथसियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। इसमें गेस्टापो, एसएस और सुरक्षा सेवा शामिल थे। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। न्यूनतम समर्थित कीमत, 2 नंबर, बम्पर स्टॉक, तीसरा नंबर, निर्गम कीमत। तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। 1 नंबर, न्यूनतम समर्थित मूल्य। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले ही उसे उनकी अनाजों के लिए सरकार कीमत घोषित कर देती थी। इसी मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। दूसरा, बम्पर स्टॉक। सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदकर खाद्य भंडारों में भंडारित कर लेती है। इसे ही बम्पर स्टॉक कहा जाता है। तीसरा, निर्गम कीमत। अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से भी काफ़ी कम कीमत पर सरकार अनाज वितरण करती है। इसी कीमत को निर्गत कीमत कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। भारत के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 1 नंबर, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता को भारतीय राजतंत्र का आधारशिला माना गया है। भारतीय संविधान द्वारा देश के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, रंग-भेद, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे ही समानता का अधिकार कहते हैं। दूसरा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपना कोई भी कार्य कर सकता है और अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। तीसरा, शोषण का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव व्यापार तथा बेगार और जबरन काम करने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, दुकान अथवा खान में काम पर लगाना अथवा इस प्रकार के बच्चों से कोई जोखिम वाला काम करवाना गैर कानूनी होती है। चौथा नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म या मत का पालन करने या चुनने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो
वह चाहे तो अन्य किसी भी धर्म या मत के अनुसार उपासना कर सकता है। इसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। 5वां नंबर, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्था खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। 6. संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके अंतर्गत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताइए। शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। 2 नंबर, शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। 3 नंबर, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। 4 नंबर, भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। 5वां नंबर, शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें स्थिर तथा परिवर्तित होती है। 6 नंबर, यह कम दाब वाली प्रणाली भू मध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम सपनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित करें। तो हमारे भारत में जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में पर्वतीय वन क्षेत्र पाई जाती हैं। तो इसके छायांकित भाग इस प्रकार हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सही और सटीक उत्तर प्राप्त हो सके।